मेटल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, नॉन मेटल के अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आयरन का एक ब्लॉक लिया, उस पर हमने ठंडा पानी, कोई रिएक्शन नहीं, गर्म पानी, कोई रिएक्शन नहीं, स्टीम डाला, कोई रिएक्शन नहीं। जितने भी नॉन मेटल्स हमारे पास होंगे वो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और रेस्पेक्टिव ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हमें इस वाले पॉइंट में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो फिर ये रिएक्शन फटाफट होना स्टार्ट हो जाएगी। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम अपना NSE-JS के अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इसका सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था वो एक बार के लिए मैं रिवाइंड कर देता हूँ, रिकेप कर देता हूँ, ताकि आपको वापस से याद आ जाए कि हमने क्या क्या चीजें जो है इसमें पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। सबसे पहली बात तो ये कि हमने मेटल और नॉन मेटल के इंट्रोडक्शन था, और उस इंट्रोडक्शन में इस इंट्रोडक्शन में हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि मेटल्स कौन सी प्रॉपर्टी रखते हैं, नॉन मेटल्स हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी रखते हैं। इन सब डेटा के बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने फिर उसके बाद फिजिकल के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टार्ट किया था हमने, और मैंने कहा था कि हम मेटल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, नॉन मेटल के अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उन दोनों का जो कंबाइंड रिजल्ट है वो हम पढ़ते हैं एक रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो हम स्टार्टिंग से ही मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो किस तरीके से हमारे पास वर्क करती है, कब आपको मेटल के साथ रिएक्शन किसकी वाटर के साथ करवानी है, O2 के साथ करानी है या हेलोजन के साथ करानी है, कि कौन फास्ट रिएक्शन करेगा, कौन स्लो रिएक्शन करेगा, कौन रिएक्शन नहीं करेगा। ये सारी चीजें जो है वो हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जनरली, वो सारा इसी सेकेंड वाले लेक्चर हमारा जो होगा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें मोस्टली सारा पोर्शन जो है वो हमारा आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज से कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कल जाते टाइम मैंने कहा था कि रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है हमारे पास, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हम जैसे मान लो O2 के किसी मेटल की रिएक्शन O2 से करवा दी, H2 से करवा दी, वाटर से करवा दी या एसिड से करवा दी, ठीक है ना। ये सारी रिएक्शन करवाने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है हमारे पास, उन रिजल्ट को हमने क्या करा, मेटल की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने जितने भी मेटल्स हैं उन सबको अरेंज कर दिया। जो मेटल्स हमारे पास मोर रिएक्टिव या फिर हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे, जो आसानी से रिएक्शन कर जाते हैं, फटाफट रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है ना, उन मेटल्स को हमने बोल दिया मोर रिएक्टिव मेटल्स, और वो हमारे पास क्या हो गया, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर चले गए। और जिनकी रिएक्शन थोड़ी स्लो थी उनको हमने बीच में रख दिया, और जिनकी रिएक्शन हमारे पास नहीं थी या लेस रिएक्टिव थे या वेरी लेस रिएक्टिव थे, ठीक है ना, उनको हमने क्या करा, बॉटम में रख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसके बेसिस पे हमने सारे मेटल्स को अरेंज कर दिया उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। भाई कौन रिएक्शन फास्ट करेगा, कौन स्लो करेगा, ठीक है ना, ये सारे। तो इसमें हमारे पास देखो सबसे पहले आता है लिथियम, फिर आता है पोटेशियम, बेरियम, ये सारे मेटल्स हैं। इसमें हमने बहुत सारे मेटल्स हैं जिनको हमने छोड़ भी रखा है, तो मैं बता देता हूं। ऐसे आपको जनरली आपके पास ये होंगे और अपन थोड़े और भी ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा जैसे ये हमारे पास एस ब्लॉक के कुछ मेटल्स है, जिसमें मैंने यहां आपको 2-4 दिए हुए थे, मैंने 1-2 और ऐड कर दिए, ठीक है ना। ये मेटल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, ये हमने इसमें कुछ 5-7 मेटल्स जो हैं वो और ऐड कर दी है, जिसमें हमारे पास लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, H2, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड लास्ट एक और ऐड कर देते हैं अपन, प्लेटिनम। ये मेटल्स हमने सारे लिख दिए हैं। अब इन मेटल में क्या है हमारे पास, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, इस मेटल में सीरीज में डाउनवर्ड जाते हो आप, डाउनवर्ड जाने पे हमारे पास क्या मिलेगी, रिएक्टिविटी जो है वो मेटल्स की डिक्रीज होती जाएगी, यानी रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है ना। ये इनकी रिएक्टिविटी सीरीज है।
और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करते हो यानी ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाती है। यानी हमारे पास अगर मैं पूछूं आपसे कि ऐसा कौन सा मेटल है जो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन या हाईली रिएक्टिव है, तो वो आएगा हमारे पास लिथियम। ये हमारे पास क्या है, सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल आ गया। और अगर मैं पूछूं आपसे कि ऐसा कौन सा मेटल है जो रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो वो आएगा हमारे पास प्लेटिनम। प्लेटिनम प्लेटिनम ये आ गया हमारे पास। प्लेटिनम ऐसा मेटल है जो हमारे पास ना O2 से, ना H2 से, ना वाटर से, ना एसिड से किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो हमारे पास ऐसे 3 मेटल आते हैं दोस्तों, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये 3 मेटल ऐसे हैं जो कि जनरली मतलब रिएक्शन जो है वो नहीं करते, ना एसिड के साथ, ना बेस के साथ, है ना, इनके साथ कोई रिएक्शन ये नहीं करते। रिएक्शन नहीं करने की प्रॉपर्टी के कारण इनको हम नोबल मेटल बोलते हैं, नोबल मेटल्स। ठीक है ना, ये मेटल्स हो गए हमारे पास नोबल मेटल्स, और ये हो गए हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो ये एलिमेंट को हमने क्या करा, जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं उनको हमने अरेंज कर दिया, और ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आप सीरीज में, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप सीरीज में ऊपर जाओगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज। और अगर आप सीरीज में नीचे जाओगे तो नीचे जाने पे क्या होगा, रिएक्टिविटी घट जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, अब रिएक्टिविटी का आप एक बेसिक मीन और समझिए दोस्तों, वो क्या होता है। रिएक्टिविटी मीन्स, यहां अभी एक बार के लिए हम यही बात करेंगे, रिएक्टिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी वो जो होती है उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी, कि कोई मेटल जो है या नॉन मेटल जो है वो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो इसमें हमारे पास लिथियम मेटल जो होता है ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Li+ में कन्वर्ट होना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देता है। ऐसे ही हमारे पास सोडियम लिया हमने, ये सोडियम जो है वो क्या करेगा, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है ना, क्लियर, लॉस या लूज एक ही बात है ना। इस तरीके से हमारी रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो डिफाइन की जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को हमें स्टडी करना है, इनकी शॉर्ट ट्रिक आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। मैंने इसमें कुछ और मेटल जो है वो ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर की मेटल अलग प्रॉपर्टी रखेंगे यानी वो रिएक्टिव होंगी, हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल्स होंगे वो रिएक्टिविटी नहीं रखेंगे। अगर रखते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर पे हमें क्या करना पड़ेगा, उनको रिएक्ट कराना पड़ेगा। चलो भाई, इसी रिएक्टिविटी सीरीज के हम अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस करते हैं, यानी इस रिएक्टिविटी सीरीज का हमारे पास क्या यूज है, क्या हमारे पास इसका बेनिफिट है, उन सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहला आता है द मेटल विच इज हायर इन द एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, यानी एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमारे पास ऊपर की तरफ बैठा हुआ है, मोर रिएक्टिव देन अदर मेटल्स। ठीक है ना, जो हमारे पास अगर आपसे पूछा जाए लिथियम और सोडियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो जो हमारे पास सीरीज में ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जो सीरीज में नीचे होगा वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात पूछा तो भाई लिथियम और सोडियम में मोर रिएक्टिव कौन होगा, तो लिथियम होगा, क्योंकि लिथियम जो है वो ऊपर है और सोडियम जो है वो नीचे है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, दैट लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड प्लेटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि प्लेटिनम जो है वो हमारे पास सीरीज में सबसे नीचे की तरफ है, मेटल्स की कैटेगरी में सबसे नीचे हमारे पास कौन सी मेटल आ गई, लिथियम, सॉरी प्लेटिनम। अगर प्लेटिनम दिया हुआ हो और एक आपको दिया गया हो यहां पे मान लो जिंक, और आपको पूछे कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि ज्यादा रिएक्टिव, इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो आप बोलोगे जिंक। और प्लेटिनम क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल। इस लेस रिएक्टिव होने के कारण इसको हम नोबल मेटल भी बोलते हैं। क्लियर, दो चीजें क्लियर, लिथियम मोस्ट रिएक्टिव और प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव, जिसके कारण हम इसको नोबल मेटल बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर।
सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में बोला गया है द मेटल्स विच हैव बीन प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन, कि ऐसे मेटल जिनको हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है, यानी हाइड्रोजन से ऊपर की जो मेटल्स है उनके बारे में, आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल्स होंगी हमारे पास, वो सारी की सारी मेटल जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होगी। इस पॉइंट को ऐसे समझते हैं, जैसे हमारे पास क्या हुआ, एक तो आ गया मान लो जिंक और एक है आपके पास H2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात कही थी कि हमारे पास रिएक्टिविटी का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कोई मेटल या एलिमेंट जो है वो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो जिंक और H2 में जिंक जो होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है वो Zn2+ बाय रिलीजिंग या लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन जो है वो H+ में कन्वर्ट होगा 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। ठीक है ना, रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, ये हमारे पास रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है ना, लेकिन इन दोनों में से आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, जिंक। ठीक है ना, मोर इजीली कैन रिलीज द इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई जिंक इज द मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने स्टेटमेंट बना दिया, क्या स्टेटमेंट, कि हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल्स प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी मेटल जो है वो क्या होंगी, मोर रिएक्टिव होंगी। ठीक है ना, ज्यादा रिएक्टिव होंगी। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। ठीक है ना, और वो मेटल क्या करेंगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज कर देगी। ये पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे बारे में अभी, है ना, क्लियर। कब हाइड्रोजन गैस कब रिलीज करेगी, जब मान लो उसकी रिएक्शन हमने करा दी वाटर से करा दी या एसिड से करा दी। हमें इस प्रॉपर्टीज के बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे, है ना। आपको पॉइंट ध्यान क्या रखना है कि हाइड्रोजन से ऊपर जो हमारे पास मेटल प्रेजेंट होती है वो मेटल क्या करेगी, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है ना, तो अगर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगी, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी वो। ठीक है, बात करेंगे इस बारे में। थर्ड पॉइंट दिया गया है द मेटल्स विच आर प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल प्रेजेंट है आर लेस रिएक्टिव, वो क्या होंगी, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड दीज कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड लाइक वाटर और एसिड। यानी हमारे पास, अगर आपको सिंपल शब्दों में एक्सेस पूछना चाहूं, कि एक तो है आपके पास जिंक, ठीक है ना, एक तो है आपके पास जिंक और एक आपको दिया मैंने मान लो मरकरी, एक जिंक दिया है और एक मरकरी दिया है। ठीक है, जिंक की रिएक्शन मैंने करवा दी एसिड के साथ, जिंक की रिएक्शन एसिड से करवा दी, HCl लिया हमने, तो क्या होगा, ये जो जिंक है HCl में से क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। क्योंकि जिंक जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद चला जाएगा और क्या बना लेगा, ZnCl2, और हाइड्रोजन को हटा के क्या बना देगा, हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, H2 में। ठीक है, ऐसे ही Hg ले लें या कॉपर ले लें या कोई भी एक मेटल ले लें, ठीक है ना, इनमें से कोई भी ले लो आप। तो आपने लिया मान लो Hg, ठीक है ना, Hg की रिएक्शन आपने करवा दी HCl से, तो क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन जो है वो मोर रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन रहा हमारे पास, ये ऊपर की तरफ है, इसलिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस करने नहीं देगा। ठीक है ना, तो जिंक के साथ तो HCl रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन Hg के साथ HCl रिएक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर, ये आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, ए मोर रिएक्टिव मेटल प्लेस्ड हायर इन द एक्टिविटी सीरीज, यानी एक मोर रिएक्टिव मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में हमारे पास क्या है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यानी एक मोर रिएक्टिव मेटल जो होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल का अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसमें से लेस रिएक्टिव मेटल को वो रिप्लेस कर देगी। लास्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो ये है, metals at the top of the series are very reactive, therefore they do not occur in free state। ये हमारे पास एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो मेटल हाईली रिएक्टिव होगी दोस्तों, जो मेटल है हमारे पास वो हाईली रिएक्टिव अगर है, तो हाईली रिएक्टिव होने से क्या होगा, वो तो किसी के साथ भी रिएक्शन कर जाएगी, और अगर किसी के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, रिएक्शन करेगी तो
कोई ना कोई कंपाउंड बनेगा, और अगर कंपाउंड बनेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वो मेटल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझिए इसको आप। जैसे आपने लिया सोडियम, सोडियम को आप जैसे ही आप इन्वायरमेंट में लेके आते हो तो तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड बना लेता है, Na2O बना लिया, सोडियम ऑक्साइड बना लिया। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लेटिनम की या गोल्ड की, तो क्या होगा, वो तो बहुत लेस रिएक्टिव है, उनकी तो रिएक्टिविटी है ही नहीं। तो अगर रिएक्टिविटी नहीं है तो वो क्या होंगे, वो तो रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, वो तो फ्री स्टेट में रहेंगे। जैसे गोल्ड है तो वो गोल्ड प्योर फॉर्म में रहेगा, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम प्योर फॉर्म में रहेगा। क्लियर? तो सोडियम यानी ऊपर वाली जो मेटल होंगी वो फटाफट रिएक्शन करेगी, इसलिए फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। लाइक सोडियम की बात करें तो Na2O बना लेगा वो, ठीक है ना। लेकिन अगर प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम ऑक्साइड नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, प्लेटिनम की फॉर्म में ही रहेगा। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द सीरीज are least reactive and therefore they normally occur in free state in nature, यानी फ्री स्टेट में रहेंगे नेचर में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम के क्या करते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करते हैं, और रिएक्शन नहीं करेंगे तो खराब नहीं होते हैं। गोल्ड present in their reactivity series is found in free state in the nature। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज के हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है ना, जिसको हमने डिस्कस किया, और इन्हीं पॉइंट्स को हम यूज करेंगे आगे जितनी भी हमारे पास H2 के साथ रिएक्शन, H2O के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन, या किसी मेटल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला पॉइंट हमारा, ठीक है ना, मेटल के साथ कि कौन किस तरीके से होगा ये हमारे पास। तो इसी के साथ अपन क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेटल किस तरीके से रिएक्शन जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई। तो सबसे पहले आता है हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी मेटल की रिएक्शन हमें करवानी है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ऑक्सीजन किस तरीके से मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, वो सारे पॉइंट्स जो है वो हमें डिस्कस करने हैं। रिएक्टिविटी को सारी पॉइंट जो है वो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो इन पॉइंट से ही हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज बनी है, लेकिन हम इन पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल थे, बाद में रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई। लेकिन हम क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से हम ये सारे के सारे पॉइंट फटाफट डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है हमारे पास, मेटल्स एट द टॉप ऑफ द सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है ना, हाईली रिएक्टिव होते हैं हमारे पास, जो हमारी एक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे होते हैं। तो अगर वो टॉप पे होंगे तो रिएक्शन भी फटाफट करेंगे, ठीक है ना। दैट इज हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो हमारे पास, आप इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि एस ब्लॉक की जो मेटल्स हैं, कौन से मेटल, एस ब्लॉक में जो मेटल्स हैं हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जितने हमारे पास जो मेटल्स हैं, ये मेटल क्या करेंगी, ऑक्सीजन के साथ फटाफट रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करके क्या करेंगी, उसके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है ना, ये जो मेटल्स हैं हमारे पास क्या करेगी, रिएक्शन करेगी फटाफट, और फटाफट रिएक्शन करने के बाद क्या करेंगे, ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। क्यों, क्योंकि ये वाली मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिव है। सेकंड पॉइंट, ये सारे हम डिस्कस कर लेंगे एक साथ। सेकंड पॉइंट, मेटल्स एट द मिड ऑफ द सीरीज, यानी सीरीज में हमारे पास बीच में जो मेटल्स प्रेजेंट हैं, जैसे आ गया हमारे पास एल्यूमिनियम, मैंगनीज और जिंक, ये मेटल जो है वो क्या करेगी, सपोज करिए आप कि जिंक जो हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट सीरीज के हमारे पास जो मेटल्स हैं, जिसमें हमारे पास आ गई, वापस लिख देता हूं मैं यहां पे, लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, फिर हमारे पास एल्यूमिनियम आ गया, जिंक आ गया, आयरन आ गया, है ना, ये मेटल्स आ गए। इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इससे ऊपर वाले सारे के सारे एस ब्लॉक की मेटल्स हैं। ये जो हमारे पास जो मेटल्स हैं इधर वाली, ऊपर वाली, ये सारे के सारे मेटल्स हो गए हमारे पास एस ब्लॉक। इनकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या होगी, हाई होगी। तो ये फटाफट रिएक्शन करेंगे। फटाफट का मतलब जैसे मान लो आपने लिया Na, सोडियम लिया आपने, O2 के साथ रिएक्शन करवा दी, तो ये ऑक्साइड बनाएगा, और ये बहुत जल्दी से बनाएगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो ये बनाएगा अपना रेस्पेक्टिव ऑक्साइड, दैट इज Na2O। Na2O बना लेगा। रिएक्शन अगर हम बैलेंस करें
तो ये 2 आ गया, ये 2 आया, और Na2 सॉरी, ठीक है ना। ये रिएक्शन हमारे पास इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी, और ये 1/2। क्लियर। सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और Na2O का फॉर्मेशन कर लिया, क्योंकि सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव, ठीक। लेकिन अभी अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम प्लस O2 में करवाता हूं, तो ये रिएक्शन जो है वो थोड़ी क्या, ये तो रिएक्टिविटी हाई होने के कारण फटाफट रिएक्शन करेगा। इस वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हमें इस वाले पॉइंट में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो फिर ये रिएक्शन फटाफट होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी ये बनाएगा Al2O3 सॉलिड, सोडियम सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। जहां एल्यूमिनियम जो है मॉडरेटली रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव है, तो क्या करेगा ये, इट रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ हीट। सम अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। ये हमने गर्म करा तब जाके रिएक्शन फटाफट होना स्टार्ट हो जाएगी। सोडियम एल्यूमिनियम। थर्ड पॉइंट के बारे में आप क्या बोला गया, मेटल्स लाइक आयरन कॉपर डू नॉट बर्न इन द एयर। O2 के साथ रिएक्शन करवाओगे, यानी आप एयर में रख देते हो तो फटाफट रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर आप इनको हीट करोगे तो भी रिएक्शन नहीं करेंगे। रिएक्शन करवाने के लिए क्या करे जाए, थोड़ा सा हीटिंग और बढ़ा दो। पहले टेम्परेचर, जैसे मान लो सोडियम के केस में क्या था, आप सोडियम का एक ब्लॉक लिया आपने और एयर में जैसे ही रखा, यानी आपने कंटेनर में से निकाला और जैसे आप हवा में यानी एयर में लेके आए, वो तुरंत रिएक्शन करके क्या बना दिया उसने, सोडियम का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के केस में आपने क्या किया, एल्यूमिनियम को आपने कंटेनर से बाहर निकाला और थोड़ी देर के लिए उसको गर्म करना स्टार्ट किया। सॉरी, गर्म करने पे रिएक्शन थोड़ा क्या हुआ, एनर्जी मिल गई, और एनर्जी के कारण क्या हुआ, वो रिएक्शन आगे स्टार्ट हो गई। लेकिन जैसे हमारे पास आ गया आयरन और कॉपर, ये जो मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल है, तो लेस रिएक्टिव होने के कारण इनमें हीटिंग जो है वो थोड़े टाइम के लिए करनी पड़ेगी। आपको लगातार आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हीट करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, आपको बहुत देर तक इसमें हीटिंग करना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन कर पाएगा। तो आयरन के केस में आपने Fe लिया प्लस O2 लिया और आपने रिएक्शन करा दी, तो ये बन गया इसमें Fe3O4। Fe3O4 जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 3 आ गया, और ये 2O2 आ जाएगा ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ज्यादा हीट करने पे हमें क्या मिलेगा, आयरन का ऑक्साइड मिलेगा। तो Fe जो है हमारे पास वेरी लेस रिएक्टिव है, वेरी लेस रिएक्टिव, ठीक है ना, वेरी लेस रिएक्टिव है, तो इसके कारण क्या होगा, इट विल रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ हीट, हाई अमाउंट ऑफ हीट, तब जाके ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं यहां पे नीचे हमारे पास आता है यहां Au, या फिर मान लो प्लेटिनम, इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं, Au की रिएक्शन कराई हमने O2 के साथ, और आपने क्या किया, इसको हीट किया, और हीट भी कैसा किया, वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत ज्यादा हीट किया तो भी ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि गोल्ड जो है वो हमारे पास क्या है, क्या है,
वेरी लेस या फिर नेटिव मेटल है, ये रिएक्शन नहीं करने वाला। ठीक है, 3 पॉइंट है, तीनों को अच्छे से देखना है। क्या पॉइंट आया पहला, कि जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे बैठे हैं ऑक्सीजन के साथ फटाफट रिएक्शन करेंगे और ऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, जो बीच में बैठी हुई है मेटल्स, बीच में जो बैठी हुई है मेटल्स, उनको अगर हमें रिएक्ट कराना है तो हमें टेम्परेचर को थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो पाएगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, ऐसे मेटल जो हमारे पास नोबल मेटल है, जिनकी रिएक्टिविटी 0 है, ठीक है ना, तो उनकी रिएक्शन अगर आप O2 से कराओगे, चाहे आप कितना भी गर्म कर लीजिए, वो रिएक्शन नहीं करने वाला। ठीक, एक चीज और होती है हमारे पास इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नोट डाल के हम लिखेंगे इसमें, कि जो हमारे पास सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आर वेरी हाईली मेटल्स हैं, वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, हमें पता है। ठीक है ना, जब इनको आप एयर में लेके आते हो और थोड़ा सा मान लो हल्का सा अगर आपने गर्म कर दिया, तो गर्म करने से क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, यानी हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी है। ठीक है, हमें इसमें ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। so that these metals will react with high amount of एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज यानी प्रोसेस कैसी हो गई हमारे पास, एक्सोथर्मिक। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वाटर के साथ हमें रिएक्शन करवानी है मेटल की, कि मेटल जो है उनकी रिएक्शन अगर हम वाटर से कराते हैं तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए भाई, मेटल के साथ रिएक्शन करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स देखने हैं, वो क्या है, वही पॉइंट्स है जो हमने अभी तक रिएक्टिविटी सीरीज में डिस्कस किए थे, वही पॉइंट है। तो जैसे मान लीजिए आपको मैंने यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज के कुछ मेटल्स हैं वो लिख दिए यहाँ पे, जैसे लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, और यहाँ एक और लिख देता हूं मैं, सिल्वर। ये हमारे पास मेटल्स की रिएक्टिव एक्टिविटी सीरीज लिख दी मैंने, सारे मेटल्स इसमें हमने मोस्टली जितने हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में थे वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो इसमें देखना, यहां हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन है, इससे ऊपर वाली जो मेटल्स होंगी उसकी रिएक्टिविटी देखनी है हमें। तो देखना भाई, ध्यान से देखना, कि अगर मान लो मैं रिएक्शन करवा रहा हूं लिथियम की H2O के साथ, हमें H2O के साथ रिएक्शन करवानी है, लिथियम की रिएक्शन आप करवाओगे H2O के साथ। ठीक, तो आपको मैंने इस एक्टिविटी के अंदर यह बताया था कि जो हमारे ये जो एलिमेंट गिवन है, एक्टिविटी का मतलब होता है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, ये आसानी से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाह रहे हैं। तो जिसके कारण क्या होगा, यहां अगर मैं बात करूं लिथियम और H2 के कंपैरिजन में, ये H2 है हमारे पास और ये लिथियम है, लिथियम और H2 में से कौन सा ऐसा मेटल है, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल हो गया, लिथियम हमारे पास मेटल है, कौन सा आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहेगा, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा। तो आप बोलोगे जो ऊपर की तरफ बैठा हुआ है वो हमारा आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी लिथियम आसानी से लूज करेगा। तो लूज करेगा तो क्या करेगा, ये बनाएगा Li+, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा और हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देगा वो किसमें, H2 में। ठीक है ना, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देगा वो H2 में। जब ये Li+ है तो इस Li+ का मतलब ये होता है, ये बनाएगा LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या कर देगा, H2 गैस रिलीज कर देगा। समझे बात को, कि लिथियम जो है वो क्या करना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है, तो लूज करेगा तो इसने लिथियम हाइड्रोक्साइड बना लिया।
ऐसे ही हमारे पास सोडियम आया, आपने H2O के साथ रिएक्शन करवाई, तो आपने क्या करोगे, आप सोडियम और H2 में कंपेयर करोगे कि कौन सा रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास ऊपर की तरफ है। तो सोडियम ऊपर है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा रिप्लेस करके, H2, और खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NaOH में, और साथ में क्या बना देगा, H2। ये पॉइंट था हमारा पहला। देखना भाई, मेटल्स एट द टॉप ऑफ द सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है, दैट इज सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो मेटल्स है ना, रिएक्ट्स विद H2O टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास, जो बीच में बैठी हुई मेटल्स हैं वो जब H2O के साथ रिएक्शन करेगी, और वो मेटल कौन सी हो गई, जिंक, मैंगनीज और एल्यूमिनियम, ये मेटल आगे हमारे पास मिड में जो बैठी हुई है, ठीक है, रिएक्ट्स विद H2O स्टीम, वही सेम कहानी वापस आ गई। अब ये है कि अगर मान लो मैं जिंक की रिएक्शन करवा रहा हूं H2O के साथ, ठीक है ना, H2O के साथ, ये हमारे पास लिक्विड, ये लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है हमारे पास, अगर आप जिंक के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको धीरे ये पता चल रहा है कि धीरे धीरे रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है ना, तो रिएक्टिविटी कम होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर रिएक्टिविटी कम हो रही है तो हमें रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर का सहारा लेना पड़ता है। जैसे आपने ऑक्साइड के केस में भी क्या किया था, एक्टिविटी कम हो रही है तो आपने बार बार क्या कर रहे थे, आप टेम्परेचर लगातार बढ़ाते जा रहे थे, ठीक है ना। तो हमारे पास जिंक के केस में क्या करोगे, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। टेम्परेचर का मतलब ये हो गया कि यहां पर आप स्टीम यूज करोगे, H2O जो है वो स्टीम हो गया, यानी आपके पास 100, स्टीम का मतलब होता है H2O का टेम्परेचर जो है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस की आप H2O लोगे यानी स्टीम लोगे, जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बनाएगा ZnOH होल ट्वाइस प्लस साथ में H2 गैस रिलीज कर देगा, ये H2 गैस रिलीज हो जाएगी इन सब के अंदर, ठीक है ना। इस तरीके से रिएक्शन करते जाएंगे और इनमें क्या होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड का या सोडियम हाइड्रोक्साइड का या लिथियम के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता जाएगा। एक चीज और है कि हमारे पास सोडियम आ गया, लिथियम आ गया और पोटेशियम आ गया, ठीक है ना। इनको अगर हम बात करें तो ये जो पानी हमने लिया है ये ठंडा पानी भी चलेगा, यानी अगर आप ठंडा पानी ले रहे हो तो भी सोडियम इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। ऐसे ही आप पोटेशियम अगर आप ले रहे हो, पोटेशियम की रिएक्शन आप H2O से करवा रहे हो, ठंडे पानी में भी ये रिएक्शन कर जाएगा। क्यों, क्योंकि सोडियम की, पोटेशियम की, लिथियम की, इन सब की रिएक्टिविटी क्या है, हाई है, इनको गर्म करने की जरूरत नहीं है, ये ठंडे पानी में भी क्या कर जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे और क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बना, हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, साथ में क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, आयरन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, कि आयरन जो है वो मेटल, आयरन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी कंडीशन का मतलब लो टेम्परेचर मान लो, या थोड़ा गर्म करने पे, या फिर मान लीजिए आप कि स्टीम के साथ भी वो रिएक्शन नहीं करने वाला, ठीक है ना। तो फिर क्या करा जाए, दीज रिएक्शन अकर्स ओनली व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन। ध्यान देना क्या बोला मैंने अभी कि मैं जो हमारा जिंक जो था वो स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा था, लेकिन आयरन की रिएक्टिविटी जो है वो क्या है, जिंक से भी कम है। तो जिंक से कम होने पे अब क्या किया जाए भाई, आप तो या तो वाटर यूज कर सकते थे, ठंडा पानी, ठीक है, गर्म पानी ले सकते थे। गर्म पानी का मतलब जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसके लिए आप गर्म पानी यूज कर लो, ठीक है ना। जैसे कैल्शियम जो है वो ठंडे पानी में रिएक्शन नहीं करता, उसको रिएक्ट करवाने के लिए हमें गर्म पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको गर्म पानी का मतलब आपको स्टीम यूज करनी है, थोड़ा सा आप गर्म पानी लोगे तो कैल्शियम उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, मैग्नीशियम भी रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने जिंक के केस में क्या किया, जिंक की एक्टिविटी घट गई, रिएक्टिविटी कम हुई, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, पहले ठंडा पानी लिया, आपने जिंक की रिएक्शन करवाई, नहीं हुई। फिर आपने गर्म पानी लिया, रिएक्शन करवाई, नहीं हुई। फिर आपने क्या किया, आपने उस पर स्टीम पास करी जिसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस,
जब आपने जिंक के ऊपर से स्टीम पास करी तो उसने क्या करा, जिंक का हाइड्रोक्साइड बना लिया। तो हमने वहां से पता लगाया कि जिंक की एक्टिविटी रिएक्टिविटी कम है, इसको रिएक्ट करवाने के लिए हमें स्टीम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट केस लिया किसका, आयरन का। आयरन का एक ब्लॉक लिया, उसमें हमने ठंडा पानी, कोई रिएक्शन नहीं, गर्म पानी, कोई रिएक्शन नहीं, स्टीम डाला, कोई रिएक्शन नहीं। अब क्या किया जाए, अब हमने क्या किया कि भैया रिएक्शन करवाने के लिए हमने देखा कि अगर मान लो मैं आयरन के ब्लॉक को ही गर्म कर दूं, आयरन के ब्लॉक को हमने गर्म कर दिया, गर्म करने का मतलब रेड हॉट, एकदम लाल लाल गर्म किया हुआ। लोहे का टुकड़ा आपने देखा होगा ना, भट्टी में अगर गर्म करने एकदम लाल हो जाता है, वैसा रेड हॉट, रेड हॉट आयरन पे आपने स्टीम डाली तो क्या होगा, वो रिएक्ट कर जाएगी। ये कहने का मतलब है हम धीरे धीरे टेम्परेचर का खेल खेल रहे हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने की दो कंडीशन थी, या तो पानी को गर्म करो, ठीक है, तो रिएक्शन हो रही थी। जहां पानी को गर्म करने से भी रिएक्शन नहीं हुई तो क्या हुआ, हमने मेटल को भी गर्म कर दिया, तब जाके रिएक्शन हो गई। अब हमारे पास क्या हुआ, आयरन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑर्डिनरी कंडीशन, द रिएक्शन अकर्स ओनली व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट, ध्यान रखना भाई, रेड हॉट आयरन, ठीक है, एंड दे द प्रोडक्ट्स आर आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड। इसके बारे में बात करते हैं। यानी हमने क्या किया, आयरन लिया, Fe लिया, रेड हॉट है ये, रेड हॉट आयरन लिया, प्लस साथ में आपने O2 लिया, H2O लिया, H2O कैसा, स्टीम, जिसका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर T इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया टेम्परेचर। जब आपने दोनों की रिएक्शन करवाई तो रिएक्शन करवाने पे रिएक्शन हो गई, और रिएक्शन के थ्रू क्या बनाएगा ये Fe3O4, ठीक है ना, Fe3O4, ठीक है। और इसी को ही मैंने आपको लास्ट कल वाले लेक्चर में बताया था, Fe3O4 का मतलब होता है Fe2O3 और FeO, ये मिक्स ऑक्साइड होता है, Fe+2 और Fe+3 का, ठीक है। ये बना लेगा ये रिएक्शन करके, ठीक है ना। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए भाई सारे के सारे। फिर है मेटल्स विच आर प्रेजेंट बिलो H2, यानी हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल प्रेजेंट है वो रिएक्शन ही नहीं करेगी, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। कारण क्या होगा, कारण जो अभी मैंने आपको बताया था वो ही कारण यूज हमारे पास किया जाएगा। क्या कि हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल प्रेजेंट है, सिल्वर आ गई या गोल्ड आ गया या प्लेटिनम आ गया, तो देखोगे आप ये रहा H2 और मान लो आपने ले लिया सिल्वर, आप इन दोनों में क्या चेक करोगे, भैया जो ऊपर बैठा है वो आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है, लेकिन दोनों में ज्यादा टेंडेंसी किसकी है, कौन सा वाला ऐसा है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, यानी ये हाइड्रोजन जो है वो H+ में जाना चाहेगा, ये इसको जाने नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो हमारे पास मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में H2 से नीचे है वो H2O के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। किस कंडीशन पे, नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं, पानी को गर्म किया जाए नहीं, पानी को स्टीम में लिया जाए तो भी नहीं, अगर मान लो स्टीम के साथ साथ मैं सिल्वर को भी गर्म कर दूं तो भी नहीं, क्योंकि उसकी एक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा नहीं है। क्लियर। तो ये H2O के रिगार्डिंग हमारे पास डेटा कलेक्ट किया हमने, ठीक है। तो वापस रिपीट कर देता हूं, एक्टिविटी सीरीज में जो हमारे पास सबसे ऊपर थी उनकी रिएक्टिविटी हाई है तो उनको अगर रिएक्ट करवाना है हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठंडे पानी में रिएक्ट करवा दो, हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उनकी एक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। कैल्शियम लिया हमने, कैल्शियम पे हमने क्या किया, ठंडे पानी में उसकी रिएक्शन करवाई, कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो हमने सोचा क्या किया जाए, पानी को थोड़ा गर्म कर दिया जाए, पानी को हमने गर्म किया, रिएक्शन हो गई और उसका हाइड्रोक्साइड बन गया। क्लियर। कैल्शियम के बाद में हमने ले लिया मान लो जिंक लिया और जिंक के साथ हमने चेक किया, तो जिंक की रिएक्शन हमने गर्म पानी से करी, नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया कि यार जिंक पानी जो है उसका टेम्परेचर और बढ़ा दिया जाए, बढ़ाते गए स्टीम बन गई, स्टीम के साथ रिएक्शन कर गया, उससे पहले वो रिएक्शन नहीं करा, ठीक है। फिर अपन आए आयरन पे, आयरन में हमने देखा कि वो स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा, तो जब स्टीम के साथ नहीं करा तो ठंडे गर्म के साथ तो करना भी नहीं है, तो स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं किया तो हमने क्या किया, अब क्या किया जाए, तो हमने क्या किया, आयरन के ब्लॉक को ही गर्म कर दिया, तो आयरन का जो ब्लॉक था उसको हमने रेड हॉट कर दिया और रिएक्शन करवा दी और ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया। फिर हमने लिया मान लो सिल्वर,
सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है, अगर वो नीचे है तो क्या होगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा। कौन सी कंडीशन पे, ठंडा पानी ले लो, गर्म पानी ले लो, स्टीम ले लो, चाहे आयरन सॉरी सिल्वर के ब्लॉक को भी गर्म कर दो, रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर। थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, यानी जो आप मेटल ले रहे हो उन मेटल की रिएक्शन आप क्या करो, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ और फिर चेक करो क्या होता है। तो सेम फंडा वही आएगा हमारे पास, जैसे मान लो आपने ले लिया मेटल सोडियम, ठीक है ना, और ये है हमारे पास H2, सोडियम है और H2 है, तो इन दोनों में से आसानी से ऑक्सीडाइज कौन होना चाहेगा, जो ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर बैठा हुआ है वो जाएगा Na प्लस में, ठीक है ना, और इसको आगे नहीं जाने देगा, यानी H प्लस में वो नहीं जाने देगा, यानी जो H2 से ऊपर जो मेटल बैठी हुई है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, जो H2 से नीचे है वो रिएक्शन नहीं करेगी। तो वही हमारे पास मैनी मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, वो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर जाती है, यानी डाइल्यूट एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेकेंड बात है हमारे पास ओनली लेस रिएक्टिव मेटल सच एज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ETC डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, यानी अगर आप हमारे पास हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल्स प्रेजेंट है उनकी रिएक्शन आप डाइल्यूट एसिड से कराओगे तो वो रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो H2 गैस रिलीज नहीं होगी, ठीक है ना। सेम टू सेम रिएक्शन अब जैसे हमने कौन कौन से एसिड ले सकते हैं डाइल्यूट एसिड में, डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे आपके पास कोई एसिड है उसमें हमने बहुत सारा पानी मिला दिया, उसमें पानी की अमाउंट ज्यादा कर दी तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, ठीक है। इसमें हम कौन सा एसिड ले सकते हैं, एक तो HCl ले सकते हैं और एक हम ले सकते हैं H2SO4, तो H2SO4 और HCl दोनों की रिएक्शन कैसी रहेगी, इन केस में सेम रहेगी, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने लिया सबसे पहले सोडियम, सोडियम की रिएक्शन आपने करवा दी HCl से, और HCl की प्रॉपर्टी क्या है, ये डाइल्यूट है, तो अगर ये डाइल्यूट है तो ये रिएक्शन करेगा और बनाएगा इसके साथ क्या भाई, NaCl, यानी क्या किया इसने, समझना बात को, ये आया हमारे पास सोडियम और ये आएगा H2, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, यानी हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद आ जाएगा उसकी जगह। तो ये हाइड्रोजन को हटाया इसने और हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर दिया इसने किसमें, H2 में। रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करना चाहूं तो ये रिएक्शन हो गई हमारे पास बैलेंस, ये 2 और ये 2, ठीक है ना, ये रिएक्शन बैलेंस। सेकेंड, अगर आपको बोला जाए जिंक प्लस HCl, ठीक है ना, और HCl कैसा, डाइल्यूट HCl, तो रिएक्शन कराओगे ZnCl2 प्लस साथ में बना लेगा H2 गैस, H2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना, ये रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर के मेटल है उनके सबके साथ रिएक्शन करवाओ, ऐसे ही रिएक्शन हो जाएगी। जैसे आपने ले लिया मान लो कैल्शियम प्लस आपने ले लिया मान लो 2 मोल्स ऑफ HCl, तो ये बनाएगा CaCl2 प्लस साथ में H2 गैस रिलीज कर देगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो जैसे आपने ले लिया यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम की रिएक्शन आपने करवा दी HCl के साथ, HCl के साथ रिएक्शन कराने पे आपको मिलेगा KCl और साथ में बन जाएगा H2, ठीक है ना। ये इस तरीके से रिएक्शन करेगा HCl के साथ। लेकिन अगर मान लो आपने लिया है यहां पर कॉपर और आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो HCl के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन विल अकर, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली दोस्तों, ठीक है ना, कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे बैठी हुई है ये मेटल। वापस डिस्कस करेंगे, आगे और डिस्कस कर लेते हैं पहले। लेकिन अगर मान लो मैंने लिया Na प्लस साथ में ले लिया H2SO4, H2SO4 भी कैसा है दोस्तों, डाइल्यूट है, तो ये क्या बनाएगा, जैसे HCl के साथ सोडियम क्लोराइड बनाया था, H2SO4 के साथ ये सोडियम सल्फेट बना लेगा, यानी ये बना लेगा Na2SO4 और प्लस साथ में H2 गैस रिलीज कर देगा। ऐसे ही हमारे पास जिंक
प्लस H2SO4 लिया आपने। H2SO4 कैसा, वही सेम डाइल्यूट। H2SO4 HCl के केस में हम इनकी कंसंट्रेशन यानी डाइल्यूट चेंज नहीं करने वाले, तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस साथ में H2 गैस रिलीज कर देगा। लेकिन अगर मैं रिएक्शन करवाऊं कॉपर प्लस डाइल्यूट H2SO4, ये हमने ले लिया डाइल्यूट H2SO4, तो ये रिएक्शन नहीं होने वाली। कारण हम इसके केस में लिख देते हैं यहां पे, बिकॉज कॉपर इज प्लेस्ड बिलो, copper is placed below H2, so it will not react, it will not react with acid। ठीक है, फटाफट आप इसके स्क्रीनशॉट लेके या फिर आराम से लिखो इनको। जल्दी जल्दी लिखना भाई, आपको टाइम दिया जा रहा है, आप आराम से, या फिर आप इनको क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए और आराम से लिखिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। ये जरूरी है आप इनको सोचते समझते हुए लिखिए और फिर आगे बढ़ाते हैं। चलो भाई आगे बात करते हैं। आगे है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो समझिए। जैसे हमारे पास क्या है, ये है Na2SO4, ये हमारे पास एक सॉल्ट है। ठीक है, अगर आपको दिया जाए NaCl, ये भी हमारे पास क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, आपको दिया जाए CuSO4, ये भी क्या है, सॉल्ट है। इन सॉल्ट को अगर आप क्या कर रहे हो, वाटर में डिजोल्व कर देते हो, H2O में, अगर आप इन सबको क्या कर देते हो, H2O में डिजोल्व कर देते हो, ठीक है ना, तब ये बन जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन। तब ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है ना, तब ये बन जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर आपने जो सॉल्ट लिया है उस सॉल्ट को अगर आप वाटर में डिजोल्व कर देते हो तो हमारे पास बनता है सॉल्ट का सॉल्यूशन, जिसको हम बोल देते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस सॉल्ट सॉल्यूशन में हमारे पास मेटल की रिएक्शन किस तरीके से रहेगी वो देखते हैं। तो इसमें बोला गया है व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड इन ए सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, CuSO4 का सॉल्यूशन लिया, CuSO4 का सॉल्यूशन लिया, एक्वस लिख देता हूं मैं, सॉल्यूशन का मतलब एक्वस फॉर्म में, पानी में डाला हुआ है इसको। ठीक है, आपने क्या किया, इसके अंदर मोर रिएक्टिव मेटल आपने रख दी। मोर रिएक्टिव मेटल मैंने ले ली यहां पे फिलहाल जिंक। ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड इन सॉल्ट सॉल्यूशन और लेस रिएक्टिव मेटल ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, देन द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। स्टेटमेंट को समझना भाई, स्टेटमेंट में बोला गया है कि अगर हमारे पास एक मोर रिएक्टिव मेटल किससे, जिस मेटल का आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहे हो, यानी एक आ गया आपके पास जिंक और एक आ गया आपके पास कॉपर। इस कॉपर का तो आपने क्या लिया है, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया है, इसमें आपने सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया है, और जिंक आपने क्या ले ली, मेटल ले ली। तो इस केस में क्या होगा, आपको पता है जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर स्थित होती है। कॉपर से अगर ऊपर है जिंक तो क्या करेगा, हाईली रिएक्टिव होने के कारण इस कॉपर को इसके सॉल्यूशन में से हटा देगी और खुद क्या आ जाएगा इसकी जगह, यानी मोर रिएक्टिव मेटल आ गई। मोर रिएक्टिव का मतलब आप ऐसे मत समझना
कि हमारे पास एस ब्लॉक यानी ऊपर वाली जो मेटल है वही मोर रिएक्टिव होगी। नहीं भाई, हमें मोर रिएक्टिव का कंपैरिजन मतलब इसमें और इस मेटल में करना है। तो जिंक और कॉपर में हमने कंपेयर किया है, तो जिंक हमारे पास मोर रिएक्टिव है और जो ये कॉपर है वो है हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल। तो क्या होगा इस लेस रिएक्टिव मेटल का क्या किया हमने, सॉल्यूशन बनाया है, प्लेस्ड इन ए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल का हमने सॉल्यूशन बना दिया, इस सॉल्यूशन में हमने मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो रख दी। तो रखने से क्या होगा, ये जिंक जो है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से हटा देगी और क्या बना देगा, ये बनाएगा ZnSO4 और प्लस साथ में बना देगा, कॉपर को उसने अलग कर दिया, कॉपर मेटल जो है वो हमारे पास अलग फॉर्म में आ जाएगा, ये सॉलिड। ठीक है ना, इस तरीके से ये सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा या बनेगा। ठीक है, तो यही हमें ध्यान रखना है कि कौन सी मेटल किसको रिप्लेस कर सकती है। क्लियर, सिंपल सा फंडा था। आप क्या ध्यान रखोगे, सिंपल वर्ड में आप ये ध्यान रखोगे, ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल के सॉल्यूशन में से उसको हटा देगी और खुद उसकी जगह आ जाएगी। क्या ध्यान रखना है, नीचे ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको हटाएगी और खुद उसकी जगह आ जाएगी। ठीक है ना, एक एग्जांपल के थ्रू इसको और समझते हैं। जैसे आपने लिया यहां पर सोडियम मेटल ले ली और आपने क्या किया, सोडियम मेटल को आपने क्या किया, किसी लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन में रखा, यानी आपने रखा इसमें FeSO4 के सॉल्यूशन में। ठीक है ना, ये एक्वस फॉर्म में है और ये हमारे पास मेटल है, ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, ये सॉल्यूशन आया और ये हमारे पास मेटल आ गई, सॉल्यूशन ले लिया हमने और मेटल ले ली। अब हम क्या देखेंगे, ये तो है हमारे पास सोडियम और ये है हमारे पास आयरन। सोडियम और आयरन में कंपेयर करना है हमें कि ऊपर कौन बैठा हुआ है, तो सोडियम ऊपर है और आयरन जो है वो नीचे है। तो ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल के सॉल्यूशन में से इसको हटा देगी और खुद इसकी जगह आ जाएगी, यानी ये बनाएगा Na2SO4 प्लस साथ में आयरन को ये अलग हटा देगा। समझ गए बात, ठीक है ना, ये छोटा सा फंडा है हमारे पास, तो इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है, और इसको भी आप फटाफट पॉज करो और लिखो, तब तक मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं। आप लिखते रहो। ठीक है,
मेटल कंटेनर कर लेना है इसको, मेटल कंटेनर, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, आयरन, डी आ गया आपके पास, ऑल ऑफ दीज। ये आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप पढ़ो और देखो इसमें क्या हो सकता है, क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर है मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ क्या है। जिन्होंने करेक्ट आंसर किया उनको बहुत बहुत मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको दिया गया है कि ZnSO4 सॉल्यूशन जो है, ZnSO4 का एक एक्वस सॉल्यूशन है, उस एक्वस सॉल्यूशन को आप किस मेटल के बने हुए कंटेनर में आप स्टोर कर सकते हो। स्टोर करने का मतलब वो रखा रहना चाहिए, वो सेफ रहना चाहिए उसमें। ठीक है ना, आपने क्या किया, ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया और उसको किसी कंटेनर में रखा और वहां वो कंटेनर में सेफ होना चाहिए। तो आपने ZnSO4 लिया, आपने चेक किया, ZnSO4 को आपने क्या किया, एल्यूमिनियम के कंटेनर में रखा। ठीक, ZnSO4 को आपको क्या किया, एल्यूमिनियम के कंटेनर में रखा। तो क्या होगा, यहां आप देखोगे तुरंत, आप कंटेनर ना देख के आप इसको समझना मेटल, और ये हो गया उसके सोल्ट, एक दूसरा मेटल के सोल्ट का सॉल्यूशन। तो यहां आप देखोगे कि ये मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिव है, यानी जिंक के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऊपर है और जिंक नीचे है। तो जब ये रिएक्टिव होगी तो क्या करेगी, इसके सॉल्यूशन में से जिंक को हटाना स्टार्ट कर देगी और खुद उसमें कन्वर्ट होना बन जाएगी, कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी। Al2SO4 होल थ्राइस बनाएगा और साथ में जिंक को हटाना स्टार्ट कर देगी। यानी हमने जिंक को स्टोर करने के लिए रखा था, लेकिन जिंक तो हमें हटने लग गई, तो इसमें आप स्टोर नहीं कर सकते, यानी इसमें नहीं कर सकते। एक तो आप ऐसे आप क्या देखोगे, यानी जिंक से ऊपर की मेटल का कंटेनर अगर होगा उसमें कहीं पर भी ये स्टोर नहीं होने वाली। तो मैंगनीज भी ऊपर है, ये स्टोर नहीं करने देगा, लेकिन आयरन जो है वो नीचे की तरफ है। यानी आप इसमें क्या करोगे, आपने Fe यानी आयरन का कंटेनर लिया और आपने उसके अंदर क्या करा, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया। ठीक है, और आप उसके अंदर रखोगे तो इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। कोई रिएक्शन नहीं होगी तो यानी आप इसको सेफली स्टोर कर सकते हो। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी तो आप इनको आराम से स्टोर कर सकते हो। तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। आगे हमारे पास आता है, मेटल की प्रॉपर्टीज खत्म, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, कि नॉन मेटल्स जो है उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी हमारे पास। ठीक है, सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक, देखते हैं अभी। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है हमें नॉन मेटल को। ठीक है, तो हमारे पास इन जनरल क्या होता है कि जितने भी नॉन मेटल्स हमारे पास होंगे वो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और रेस्पेक्टिव ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऑल जनरली ऑल नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड। हर एक नॉन मेटल जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या करेगा, ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, सो नॉन मेटल्स आर मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। ठीक है, और वो ऑक्साइड जो एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक, तो देखते हैं इस बारे में। तो जैसे मान लो आपने ले लिया कार्बन सॉलिड, कार्बन हमारे पास एक नॉन मेटल है, कार्बन हमारे पास एक नॉन मेटल है, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी O2 गैस के साथ, ऑक्साइड है ना, O2 ऑक्सीजन। तो क्या करेगा ये, इसके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ऑक्साइड जो है वो कार्बन का क्या बनेगा, कार्बन का ऑक्साइड बनाएगा CO2 गैस। ठीक है, और ये हमारे पास नॉन मेटल का ऑक्साइड आ गया, नॉन मेटल ऑक्साइड बन गया। अब ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं,
एसिडिक नेचर रख सकते हैं या न्यूट्रल नेचर रखते हैं, ठीक है ना, या तो एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा। इसका कैसे पता करें? इसके लिए जैसे मैंने आपको मेटल के रिगार्डिंग डेटा दिया था वही हम इसमें यूज करेंगे। यानी क्या करेंगे आप इसको CO2 को आप क्या करोगे, वाटर में डिजोल्व करोगे। जैसे हमने क्या किया था, मेटल का जो ऑक्साइड था उसको वाटर में डिजोल्व किया था और एक सॉल्यूशन बना लिया था। उस सॉल्यूशन में हमने लिटमस पेपर ऐड करके चेक किया था। ऐसे हमने क्या किया, CO2 गैस बनी हमारे पास, उसको हमने H2O में डाला और H2O में डालने पे क्या हुआ, एक सॉल्यूशन बना और उस सॉल्यूशन में हमने लिटमस पेपर ले जाके चेक किया तो हमारे पास क्या हुआ, ब्लू कलर को वो रेड में कन्वर्ट कर रहा था। यानी ये CO2 जो है वो कैसी होगी, एसिडिक। ये हमारे पास क्या हो गया, कार्बन का एसिड आ गया हमारे पास, है ना। इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये हमारे पास नेचर कैसा रखेगा भैया, आज से आप कह सकते हो कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वो कैसा होगा, एसिडिक। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा दोस्तों, एसिडिक नेचर रखने वाला होगा। ऐसे हमारे पास और भी नॉन मेटल्स होंगे, जैसे मान लो आपने कार्बन लिया, वैसे आप फॉस्फोरस जो है उसका ऑक्साइड लोगे। फॉस्फोरस आपने लिया और फॉस्फोरस की रिएक्शन आप कराओगे O2 के साथ। सल्फर लोगे, सल्फर की रिएक्शन कराओगे आप O2 के साथ, है ना। फॉस्फोरस आ गया, सल्फर आ गया, कार्बन आ गया, है ना। इन सब की जब आप क्या कराओगे, O2 से रिएक्शन कराओगे तो इनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बनेगा। जैसे P2O5 बनाएगा, सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो SO2 बनेगा। ये जो हमारे पास नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो क्या है, एसिडिक नेचर रखते हैं। कैसे पता, आपने P2O5 को H2O में डिजोल्व किया तो एक एसिड बन गया, वो होता है हमारे पास H3PO4। इसका नाम होता है दोस्तों फोस्फोरिक एसिड। इसका नाम होता है फोस्फोरिक एसिड। ऐसे ही आपने SO2 लिया, इसकी रिएक्शन आपने H2O से कराई और ये बना लेता है H2SO3। इसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है ना। इस तरीके से ऑक्साइड बनेंगे और ये ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर रखते हैं, ठीक है ना। फटाफट लिखो इनको। आगे बढ़ाते हैं। आपने एक पॉइंट ध्यान में रखना है, क्या, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर रखते हैं। वो जनरली क्या होते हैं, एसिडिक नेचर रखने वाले होते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जो कि एसिडिक ना होकर न्यूट्रल होते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला आता है न्यूट्रल ऑक्साइड, लिख देता हूं मैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स की टर्म्स में हमारे पास आ गया एक तो N2O, एक आएगा हमारे पास NO, एक आएगा CO और एक आएगा आपके पास H2O। ये चार हमारे पास नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं जिनको हम हमारे पास क्या नेचर रखेंगे, ये न्यूट्रल नेचर रखेंगे। यानी ये ना तो एसिड होंगे ना बेस होंगे, ठीक है। इसका नाम होता है दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका नाम होता है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हमारे पास H2O है ही, ठीक है। इन दोनों में हमें ध्यान रखना है, ये दोनों के दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। सॉरी, ये चारों के चारों हमारे पास क्या होंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर।
कि आप नॉन मेटल के रिएक्शन आप करवाना चाह रहे हो किसके साथ, वाटर के साथ, तो नॉन मेटल जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू गिव हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल जो है वो H2O के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। कारण क्या है, दिस इज बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। क्या कारण है, नॉन मेटल के बारे में आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर रखते हैं। और मेटल्स कैसा नेचर रखते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे होते हैं। लेकिन नॉन मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना काम होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर लेंगे तो वो ऑक्साइड ना बना के क्या H2O के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, वो तो इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे उससे, ठीक है ना। तो वो आयन, यानी ऐसे समझो जैसे आपने ले लिया, जैसे आपने लिया कार्बन, कार्बन सॉलिड लिया, प्लस आपने क्या लिया यहाँ पे, वाटर लिया H2O, ठीक है ना। तो कार्बन का काम क्या हो गया, सॉरी, कार्बन का काम हो गया इससे से इलेक्ट्रॉन छीनना। तो इसमें से ऐसा हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑक्सीजन जो है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो छीन लिया जाए, क्योंकि कार्बन जो है वो क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रो नेगेटिव मेटल होता है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, यानी नॉन मेटल्स की रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ करानी है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल्स क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटी जो है वो शो करेंगे, ठीक। वो हमें देखना है किस किस तरीके से। अब हमारे पास कौन कौन से ऐसे नॉन मेटल है जो रिएक्शन करेंगे, एक तो आएगा हमारे पास, जैसे आपने रिएक्शन करवाते हैं H2 की O2 के साथ, H2 की सल्फर के साथ, H2 की आप हेलोजन यानी Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे, और एक और लिख लेते हैं हम H2 की N2 के साथ। ये डिफरेंट डिफरेंट आपको रिएक्शन करवानी है, और इन रिएक्शन में हमारे पास कंडीशन भी जो है वो पता होनी चाहिए कि कौन सा नॉन मेटल जो है वो। तो देखो यहां हमारे पास H2 की रिएक्शन आप O2 से कराओगे तो आपको पता है H2 और O2 रिएक्ट करके H2O बनाएंगे, ठीक है ना। H2 और सल्फर के साथ रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा H2S बनेगा, ठीक है। H2 जब Cl के साथ रिएक्शन कराएगा तो ये HCl बनाएगा, और H2N2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा NH3। ये हर बार हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है वो क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो हमें कंडीशन, मैंने आपको बोली थी कंडीशन जो है कुछ जो है वो ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, H2 और O2 में हमारे पास H2O बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क करेंगे, इलेक्ट्रिक स्पार्क किया जाएगा, यानी H2 और O2 डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करेंगे। वही कंडीशन जो हमने मेटल के रिएक्शन, नॉन मेटल के रिएक्शन आप H2O से करवा रहे थे, है ना, O2 से करवा रहे थे कि ठंडा पानी, गर्म पानी, या फिर हमें क्या करना, टेम्परेचर बढ़ाना है, घटाना है, वो कंडीशन। तो H2 की रिएक्शन आप O2 से करवाना चाह रहे हो तो आप एक इलेक्ट्रिक स्पार्क करना पड़ेगा। जो हमारे पास H2O2 आ रहे हैं, एक कंटेनर लिया आपने, उसमें आपने H2 भी लिया और O2 भी लिया, और आपने क्या करा, उसमें एक इलेक्ट्रिक स्पार्क कर दिया। इस इलेक्ट्रिक स्पार्क करने से H2O का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। H2 और H2S के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और 715 केल्विन का टेम्परेचर जो है वो हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर थर्ड हमारे पास आता है, ये रिएक्शन आपने कॉमन सी रिएक्शन बार बार पढ़ी हुई है, 10th में भी पढ़ी हुई है, कि अगर आप H2 की रिएक्शन Cl2 से कराते हो, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर आप कराते हो, तो वो HCl में कन्वर्ट हो जाता है, वो तुरंत क्या करेगा, HCl में कन्वर्ट कर देगा। और N2 और H2O के केस में हमारे पास देखना, एक हम इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं, चाहे वो हमारे पास मोलिब्डेनम ले लो आप, चाहे आप आयरन ले लो, ठीक है ना, ये कैटलिस्ट है हमारे पास, कैटलिस्ट लिया है। इसी के साथ आपको प्रेशर जो है, प्रेशर वो चाहिए हमें हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब इसमें आएगा हमारे पास 6 atm का प्रेशर, और टेम्परेचर जो है
वो आएगा हमारे पास 775 केल्विन का। तब जाके N2 जो है वो H2 के साथ रिएक्शन करके NH3 का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी डेटा आ गया। नॉन मेटल की रिएक्शन आप क्या करवा रहे हो, हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हो। तो फर्स्ट वाले में नॉन मेटल था हमारे पास O2, सेकंड में H सल्फर, थर्ड में क्लोरीन और फोर्थ में आ गया हमारे पास N2। तो ये आपको पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखने हैं भाई। ठीक है ना, क्लियर। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे एक बार के लिए स्टॉप करते हैं। फिर थर्ड लेक्चर में हम क्या करेंगे, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे और वो होगा हमारे पास आयनिक बॉन्ड। क्लियर। सो आज के लिए इतना काफी है। आप इसके क्वेश्चंस जो है आपको दिए हुए हैं वो आप सोल्व करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।